आप सभी कैसे? आप सभी का स्वागत है एकता एकेडमी की हिंदी क्लासेस में। बच्चे, आज हम जो पढ़ने वाले हैं हिंदी व्याकरण का उपविषय विराम चिन्ह। बच्चे, ये एक ऐसा विषय है ना जो बच्चे हिंदी तो लिखते हैं लेकिन कहाँ पर कौन सा चिन्ह लगाना है वो सही चिन्ह ना लगा पाने के कारण अंक आपके कट जाते हैं, मतलब मार्क्स कट जाते हैं। तो बच्चे, ये विराम चिन्ह ना इतने भी मुश्किल नहीं होते हैं। जैसे आपको पूर्ण विराम आसान लगता है, पूर्ण विराम जो वाक्य के अंत में लगता है, ऐसे बाकी चिन्ह भी ना विराम चिन्ह बेहद आसान होते हैं। तो चलिए कुछ शॉर्ट ट्रिक के साथ सभी विराम चिन्ह को समझते हैं। शुरुआत करते हैं। बच्चे, विराम चिन्ह, विराम का मतलब ही होता है रुकना। भाषा को लिखते समय भावों के अनुसार विराम लेने के लिए विशेष चिन्ह विराम चिन्ह कहलाते हैं। मतलब जब हम भाषा को लिखते हैं, अपने भावों को स्पर्श करने के लिए जब हम रुकते हैं तो उसके लिए कुछ चिन्ह होते हैं, वो चिन्ह जो है वो विराम चिन्ह कहलाते हैं। पहला है बच्चे पूर्ण विराम। पूर्ण विराम हमेशा वाक्य के अंत में लगता है। जब हमारा वाक्य खत्म हो जाता है वहां पर पूर्ण विराम लगाया जाता है, बशर्ते वो वाक्य प्रश्नवाचक नहीं होना चाहिए। अगर वो वाक्य ऐसा है जिसमें प्रश्न नहीं पूछा गया तो उसके अंत में पूर्ण विराम लगेगा, जिसे आप एक डंडा बोलते हैं। ठीक है, आखिरी में वो विराम चिन्ह लगाया जाता है। ठीक है, हाँ जी। अब है बच्चे अर्ध विराम और अल्प विराम। ठीक है, चलिए इन दोनों चिन्हों को ना थोड़ा एक साथ समझते हैं। पता है क्यों? क्योंकि हम जब लिखते हैं ना ज्यादातर हम अल्प विराम का इस्तेमाल करते हैं, जिसे आप कॉमा बोलते हैं। ठीक है, चाहे आप इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो, देखना आप अधिकतर सेमीकोलन मतलब अर्ध विराम का इस्तेमाल बहुत ही कम करते हैं। मतलब पता ही नहीं होता कि इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है। तो चलिए जानते हैं। बच्चे, अर्ध विराम, सबसे पहले अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें ना तो पूर्ण विराम से कुछ कम देर के लिए रुकना हो तो वहां पे अर्ध विराम का इस्तेमाल होता है। ठीक है, और अर्ध विराम से कुछ कम देर के लिए रुकना हो तो वहां पे अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। लेकिन परिभाषा से तो समझ में नहीं आया कि आखिर अल्प विराम या अर्ध विराम लगता कहां पर है। तो देखिए ध्यान से समझना। सबसे पहले मैं बात करती हूँ बच्चे अर्ध विराम की। अर्ध विराम जिसे हम सेमीकोलन बोलते हैं, ये वहां लगता है जहां पर दो वाक्य आपस में एक दूसरे से जुड़े हो, दूसरा वाक्य पहले से जुड़ा हो, दूसरे वाक्य का पहले वाक्य के साथ संबंध हो। ठीक है, मतलब दोनों वाक्य अगर इंग्लिश में बोले तो आपस में कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, जैसे कि कल रात भूकंप आया, सभी लोग हड़बड़ाकर घर से बाहर निकल गए। अब देखो, सभी लोग घर से हड़बड़ाकर बाहर निकल गए। क्यों निकल गए? क्योंकि कल रात भूकंप आया था। तो दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। इसी तरीके से एक वाक्य और बोलती हूं, जैसे कि सूरज उदय हुआ, चिड़िया चहचहाने लगी। चिड़िया क्यों चहचहाने लगी? क्योंकि सूरज उदय हुआ था। ठीक है, दोनों वाक्य आपस में कनेक्टेड हैं, जुड़े हुए हैं, दोनों का संबंध है। हो गया ना आसान? कभी भी ऐसे दो वाक्य जो आपस में जुड़े हो, दूसरा वाक्य पहले वाक्य के बिना तो आपको अधूरा सा लगे। ठीक है, तो वहां पर बच्चे अर्ध विराम सेमीकोलन आएगा, चाहे वो इंग्लिश लैंग्वेज हो चाहे आपकी हिंदी भाषा। ठीक है, अब आ जाइए अल्प विराम पर। सिंपल सी भाषा में, साधारण सी भाषा में अगर मैं बोलूं तो बच्चे ये वहां लगता है कि कोई भी ऐसे दो शब्द हो या दो से अधिक शब्द हो, दो वाक्य हो या दो से अधिक वाक्य हो जो आपस में जुड़े हुए ना हो, जिनका संबंध ना हो, वहां पर लगता है ये अल्प विराम मतलब कोमा। जैसे मुझे सेब, आम, केला पसंद है। सेब, आम, केला तीनों फल है, अलग अलग है। ठीक है, तीनों शब्द हैं और तीनों फल है, और लेकिन तीनों ही अलग अलग है। ठीक है, तो इनके बीच में कोमा लगेगा। राम श्याम भाई हैं। राम श्याम दो शब्द बोल दिए। ठीक है, तो वहां पर क्या लगेगा? कोमा लगेगा। लेकिन मैं कुछ ऐसी और जगह बता रही हूं जहां पर आप गलती कर जाते हैं और कोमा लगाना, अल्प विराम लगाना भूल जाते हैं। तो जरा ध्यान दीजिएगा बच्चे। अल्प विराम कोमा, देखो सबसे पहले संबोधन सूचक। संबोधन मतलब किसी को पुकारना। जब हम किसी को पुकारते हैं ना उसके बाद भी अल्प विराम कोमा लगाया जाता है। राम, उधर कहाँ जा रहे हो?
यहां पर संबोधित किया जा रहा है राम को, तो यहां पर अल्प विराम राम के बाद लगाया जाएगा। एक जैसे शब्द जो कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने वाक्य बोलकर भी दिखाया था, जैसे आम केला, मतलब एक जैसे शब्द हैं। जैसे राम श्याम, एक जैसे शब्द हैं। उद्धरण चिन्ह से पूर्व, उद्धरण चिन्ह हम आगे पढ़ने वाले, ये इस तरीके से लगते हैं, इसको मैं अभी इसी के बाद समझा दूंगी, ठीक है। उद्धरण चिन्ह से पूर्व मतलब जब उद्धरण चिन्ह आता है उससे पहले भी कोमा अल्प विराम लगाया जाता है। अगला हाँ या नहीं के बाद, हाँ मैंने अपना काम कर लिया, तो हाँ के बाद क्या आएगा? अल्प विराम कोमा। नहीं, मैंने अपना काम नहीं किया, नहीं के बाद क्या आएगा? अल्प विराम आएगा। अगला तब तो शब्द ना होने पर, मतलब कभी कभी ना हम वाक्य में ना तब या तो जैसे शब्द आने चाहिए पर लिखते नहीं, ठीक है। तो ऐसे वाक्यों में तब और तो अगर नहीं है, अनुपस्थित है, ठीक है, नहीं है, तो उससे पहले भी अल्प विराम कोमा लगता है। जैसे मैं जब पढ़ा रही थी, तुम कहाँ थे? मैं जब पढ़ा रही थी तुम कहाँ थे, ठीक है। मैं ऐसे भी बोल सकती हूँ, मैं जब पढ़ा रही थी तब तुम कहाँ थे, है ना। तो यहां पर तब आना चाहिए, लेकिन मैंने नहीं लिखा है, तो यहां पर तब से पहले मतलब तब नहीं लिखा मैंने, इसीलिए यहां पर मैं अल्प विराम लगा सकती हूं। याद रहेगा? हो गया ना आसान? कितना? अर्ध विराम और अल्प विराम। अब उम्मीद करती हूं आप जहां कहीं भी एक दूसरे से जुड़े हुए और कनेक्टेड वाक्य होंगे ना, आप उनके बीच में कोमा अल्प विराम नहीं लगाएंगे, अर्ध विराम लगाएंगे। और जहां पर आपको इनमें से कोई भी चीज दिखती है, तो आप उस वाक्य में उन शब्दों के बीच में अल्प विराम कोमा का इस्तेमाल करेंगे। हाँ जी, अब अगला बच्चे समझ लेते हैं उद्धरण चिन्ह, जो कि मैंने कहा था अल्प विराम उद्धरण चिन्ह से पहले भी आता है, ठीक है। कहाँ आता है वो भी मैं बता दूंगी, और उद्धरण चिन्ह भी समझते हैं, ठीक है बच्चे। उद्धरण चिन्ह बच्चे जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक देखो ध्यान से, सिंगल, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं इकहरा, इकहरा उद्धरण चिन्ह। दूसरा है बच्चे डबल, जो आपको दिख रहा है, दोहरा, दोहरा उद्धरण चिन्ह। बच्चे देखो, साधारण सी बात, इकहरा उद्धरण चिन्ह कहाँ लगता है? जहां पे हमें किसी भी शब्द को, उद्धरण चिन्ह का मतलब एक तरह से ये कह दो कि हाईलाइट, ठीक है। आपने कोई वाक्य लिखा, उसमें किसी पुस्तक का नाम, उस पुस्तक का नाम अगर आपको हाईलाइट करना है, ठीक है, तो आप इकहरा उद्धरण चिन्ह लगाएंगे। जैसे कि तुलसीदास जी द्वारा लिखित रामचरितमानस उनकी महान रचना है, ठीक है बच्चे। देखो, एक तो मैंने यहाँ पे कवि का नाम बताया तुलसीदास जी, दूसरी मैंने उनकी महान रचना मतलब पुस्तक का नाम बताया रामचरितमानस। अब मुझे अगर इन दोनों को इस पूरे वाक्य में हाईलाइट करना है, तो मैं कौन सा चिन्ह लगाऊंगी? तुलसीदास जी इकहरा उद्धरण चिन्ह, रामचरितमानस इकहरा उद्धरण चिन्ह, ठीक है। एक तरह से आप ये समझ लो, किसी भी शब्द को अगर हमें हाईलाइट करना होता है ना, तो वहां पे इकहरा उद्धरण चिन्ह, ये शॉर्ट ट्रिक है बच्चे। अब आ जाइए डबल, दोहरा उद्धरण चिन्ह। दोहरा उद्धरण चिन्ह कहाँ आता है? जहां पर हमें पूरे वाक्य को हाईलाइट करना है। अब वो पूरा वाक्य कौन सा होगा? एक, जो हमने मतलब किसी के द्वारा कही गई बात ज्यों की त्यों बिना किसी बदलाव के अगर लिखी है, तो वो दोहरा उद्धरण चिन्ह में लिखी जाएगी, ठीक है। जैसे कि सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। अब तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, यहां पर क्या आएगा? दोहरा उद्धरण चिन्ह आएगा। लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा, इसके बाद अल्प विराम आएगा, ठीक है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला था उद्धरण चिन्ह से पहले भी अल्प विराम मतलब कोमा का इस्तेमाल किया जाता है। तो कहां लगता है? जैसे कि माँ ने कहा आज हम घूमने जाएंगे, आज हम घूमने जाएंगे, ये डबल दोहरा उद्धरण चिन्ह में आएगा। माँ ने कहा के बाद अल्प विराम आएगा। आसान है ना? अगला है बच्चे प्रश्न सूचक। ये तो सभी को आता है, जिन वाक्यों में प्रश्न पूछा जाता है उसके बाद प्रश्न चिन्ह लगाया जाता है। जैसे आप क्या कर रहे हैं, उसके बाद प्रश्न चिन्ह आएगा। हाँ जी बच्चे, अब आगे है विस्मय सूचक का चिन्ह। ये विस्मय सूचक या विस्मय आदि बोधक चिन्ह है। ये कहाँ लगाया जाता है? जहां पर भी हमें अपने भाव प्रकट करने होते हैं। जैसे वाह,
भारत मैच जीत गया, ठीक है, तो वाह भारत मैच जीत गया, यहां पर मैं अपनी खुशी का भाव दिखा रही हूं, तो वाह, जो ये खुशी का भाव मैंने दिखाया ना, वाह, इसके बाद क्या लगेगा, विस्मय सूचक चिन्ह, ठीक है। अब उसके बाद आता है बच्चे योजक चिन्ह और निर्देशक चिन्ह। जरा ध्यान से देखना, दोनों चिन्ह ना आपको देखने में एक जैसे ही लग रहे हैं। ये योजक चिन्ह ना थोड़ा सा छोटा होता है और निर्देशक चिन्ह वैसा ही होता है लेकिन आकार में थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है। अब इधर देखिए, योजक चिन्ह कहाँ लगता है बच्चे, जहां पर भी विलोम शब्द हो, सुख दुख, लाभ हानि, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, ठीक है, एक समान शब्द जैसे जल्दी जल्दी, धीरे धीरे, तेज तेज, या फिर तुलना जहां पर की जा रही हो, सा सी जैसे शब्द, जैसे लक्ष्मण सा भाई कहीं देखने को नहीं मिलेगा, तो लक्ष्मण सा, तो अब तुलना किसके साथ की जा रही है, लक्ष्मण जी के साथ की जा रही है, ठीक है। तो जहां पर भी सा सी से शब्द आते हैं ना, वहां पर भी जहां पर तुलना की जा रही हो, जहां पर तुलना की जा रही हो, वहां पर योजक चिन्ह आता है, ठीक है। या फिर बच्चे कुछ सार्थक और निरर्थक शब्द होते हैं ना, सार्थक जिनका अर्थ होता है और निरर्थक जिनका अर्थ नहीं होता, उनके बीच में भी योजक चिन्ह आता है। जैसे बहुत प्यास लगी है, पानी वानी पिला दो, ठंडा ठंडा पिला दो, रोटी छोटी खिला दो, ठीक है, तो रोटी छोटी, रोटी का अर्थ है, छोटी का कोई अर्थ नहीं है, पानी वानी, पानी का अर्थ है, वाणी का अर्थ नहीं है, मतलब ये वाणी है, वाणी नहीं है, वाणी, ठीक है। सार्थक और निरर्थक शब्दों के बीच में भी योजक चिन्ह लगता है। निर्देशक चिन्ह, ठीक है, तो निर्देशक चिन्ह कहाँ लगता है बच्चे, ये जो चिन्ह होता है ना, ये नाटक लिखते समय जो पात्र होते हैं, वहां जब वो संवाद बोल रहे होते हैं ना, तो जब हम संवाद लिखते हैं, ठीक है, तो संवाद लिखते समय हम जो भी लेखक होता है या जो भी बोलने वाला है उस संवाद को, उसके नाम के बाद हम इस चिन्ह को लगाते हैं। जैसे नेताजी, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, अब तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, यहां पर तो उद्धरण चिन्ह लगेगा, लेकिन मैंने बोला नेताजी, उसके आगे ये नहीं बोला नेताजी ने कहा, ऐसे नहीं बोला, सिर्फ एक मैंने उस राइटर का नाम लिखा है बस, नेताजी, तो उसके बाद क्या लगेगा, निर्देशक चिन्ह। जैसे मां, आज हम घूमने जाएंगे, बेटा, हाँ मां मैं जल्दी से पढ़ाई कर लेता हूं, डॉक्टर, आप समय पर दवाई लेंगे तो जल्दी ठीक हो जाएंगे, मरीज, जी मैं ध्यान रखूंगा, ठीक है। तो ऐसे संवाद जब हम लिखते हैं ना, तब निर्देशक चिन्ह लगाया जाता है। अगला है कोष्ठक, ब्रैकेट, ये कहाँ लगता है बच्चे, जैसे मैंने अभी बताया निर्देशक चिन्ह कहाँ लगता है, जब हम बातचीत या संवाद लिखते हैं ना, तब लिखते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं किसी का संवाद बता रही हूँ लेकिन साथ में भाव भी प्रकट कर रही हूँ, तो वो भाव जो होता है ना, वो ब्रैकेट में कोष्ठक में लिखा जाता है। जैसे कि मां, निर्देशक चिन्ह, बेटा आज हम घूमने जाएंगे, बेटा, निर्देशक चिन्ह, खुश होते हुए, मैंने भाव बताया बेटे का, खुश होते हुए, तो खुश होते हुए मैं कैसे लिखूंगी, ब्रैकेट में लिखूंगी, खुश होते हुए, वाह मजा आ गया आज हम घूमने जाएंगे, ठीक है। तो मैंने भाव प्रकट जो किया पंक्ति में मैंने लिख दी, बच्चे ने जो लाइन बोली, बेटे ने जो लाइन बोली मैंने लिख दी, लेकिन मैंने एक्स्ट्रा बताया भाव की खुश होते हुए। एक तरह से बच्चे शॉर्ट ट्रिक बताओ, जो हम एक्स्ट्रा बता रहे ना, उस एक्स्ट्रा चीज को, ठीक है, हम ब्रैकेट में कोष्ठक में लिखते हैं, ठीक है। जैसे कि अभी मैंने बोला कोष्ठक, साथ में मैंने बोला ब्रैकेट, अगर मैं यहाँ पर कोष्ठक के साथ ब्रैकेट लिखूंगी तो बच्चे ब्रैकेट शब्द में ब्रैकेट में ही लिखूंगी। जैसे मैंने यहाँ पे बोला था अर्धविराम सेमीकोलन, अल्प विराम कोमा बोला था ना, अगर मैं लिखती हूं यहाँ पर साथ में इंग्लिश का शब्द, इंग्लिश का वर्ड लिखती हूं, तो वो मैं ब्रैकेट में लिखूंगी, मतलब कि एक्स्ट्रा कुछ बताना है, ठीक है, किसी नाम का अर्थ लिखना है, ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब अगला आता है हंसपद या त्रुटि परक, इसका इस्तेमाल तो हम सब करते हैं, लिखते समय अगर कोई शब्द भूल जाए और बाद में याद आ, अरे मुझे तो ये लिखना था, तो ये वाला चिन्ह बनाकर, जिसे हम ऐसे उल्टा वी भी बना देते हैं, उल्टा वाई भी बना देते हैं, ठीक है, वो बनाकर हम ऊपर की ओर वो शब्द वाक्य में लिख सकते हैं। अगला आता है बच्चे लाघव चिन्ह, किसी भी शब्द को छोटे रूप में, संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए वहां पर लाघव चिन्ह का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे डॉक्टर, पूरा शब्द डॉक्टर या प्रोफेसर
ना लिखकर मैं सिर्फ ऐसे लिख दूं डॉक्टर, तो वो भी तो ठीक है। डॉक्टर पूरा ना लिख के छोटे रूप में लिख दिया, तो वो वहां पर मैंने कौन से चिन्ह का इस्तेमाल किया? लाघव चिन्ह। अब अगला आ जाता है बच्चे, और आखिरी उपविराम, दो बिंदी लगती हैं। ये कहाँ लगती हैं? किसी भी शीर्षक से पूर्व लगता है, ठीक है, या फिर कोई निबंध है, कोई अनुच्छेद है, कोई शीर्षक है, उसमें हम कुछ अधिक बल देने के लिए, अधिक प्रभाव डालने के लिए उन जो हमने शीर्षक लिखा उसके बीच में हम उपविराम लगाते हैं। जैसे मैं कहूं समय नियोजन, समय की योजना बनाना, ठीक है। अब समय नियोजन जो मेरा शीर्षक है ना, उसे मैं और अधिक बलशाली और अधिक प्रभावशाली बनाना चाहती हूं। साथ में मैंने क्या किया? उपविराम लगा दिया और सफलता का मूल मंत्र लिख दिया। मतलब समय नियोजन, जो समय की सही योजना बनाता है ना, वो सफल होता ही है। तो सफलता का मूल मंत्र क्या है? समय नियोजन, ठीक है। और साथ में पता है बच्चे, उपविराम का एक और शॉर्ट ट्रिक बताऊं। जैसे मैं अपना नाम लिख रही हूं, एकता। अब मान लो मैंने यहां पर शब्द लिखा है एकता। ये एकता शब्द किसी छात्रा का नाम हो सकता है, किसी अध्यापिका का नाम हो सकता है, या फिर एकता एक शब्द जिसका अर्थ क्या होता है? मिलजुल के रहना। अब मैंने यहां पर एकता शब्द लिखा है, आपको पता ही नहीं चल पाएगा बात किसकी हो रही है, छात्रा की हो रही है, मिलजुल कर रहने की बात हो रही है, या किसी अध्यापिका की बात हो रही है, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहां पर इसी शब्द को एक्सप्लेन करती हूं कुछ शब्दों में, तो वहां पर उपविराम लगेगा। जैसे एकता हिंदी अध्यापिका। अब आपको पढ़कर पता चल रहा है कि एकता किसकी बात की जा रही है? हिंदी अध्यापिका की बात की जा रही है, ठीक है। उम्मीद करती हूं मेरे द्वारा पढ़ाए गए ये विराम चिन्ह अब आपको मुश्किल नहीं लगेंगे, अच्छे से समझ आ गए होंगे। लेकिन यदि अभी भी किसी भी विराम चिन्ह में कोई दिक्कत परेशानी हो ना, आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपके सवालों के जवाब अवश्य दूंगी। और यदि आपको मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ समझ आ रहा है, तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। यदि पाने हैं हिंदी में अच्छे, तो जुड़े रहिए हिंदी में एकता के साथ। तब तक के लिए बाय।